नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जिसका शीर्षक है झूठन। इस आत्मकथा को जारी रखते हुए आज हम इसका भाग 6 पूर्ण करेंगे। अगर आपने भाग 6 से पूर्व किसी भी भाग का वाचन नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 6। ब्रजपाल सिंह त्यागी बीएससी करते ही इंटर कॉलेज बरला में अध्यापक हो गए थे और हमें विज्ञान पढ़ाते थे। कॉलेज के सभी प्रबंधक त्यागी थे। ब्रजपाल सिंह त्यागी देवबंद के पास एक गांव के रहने वाले थे। बरला में उनकी कई रिश्तेदारियां थीं। अध्यापक बनते ही उन्होंने हरे रंग की एक साइकिल खरीदी थी। उन दिनों साइकिल बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। कॉलेज के प्राचार्य यशवीर सिंह त्यागी भी साइकिल से ही कॉलेज आते थे। किराए की साइकिल लेकर मैंने साइकिल चलाना सीखा था। कई बार गिरा, चोटें खाईं, लेकिन साइकिल चलाने का जुनून सवार था। हमारी बस्ती के पास आम के बगीचे थे जो खेल के मैदान से लेकर शादी ब्याह तक के काम आते थे। बारात आकर इन बगीचों में ठहरती थी। मेरी पढ़ाई की शुरुआत का स्कूल, जिसे सेवक राम मसीही ने प्रारंभ किया था, इसी बगीचे में लगता था। इसी बगीचे में मैंने साइकिल चलाना सीखा था। इन बगीचों को काटकर अब आवासीय मकान बन गए हैं, लेकिन मेरी स्मृति में अभी भी बगीचों की ढेरों यादें छिपी हैं। बस्ती में बालक राम और भिक्खू राम दो भाई थे। बड़ा बालक राम इंटर कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करता था। छोटा भिक्खू राम उसकी मदद करता था। प्राचार्य ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई औपचारिक रूप से नहीं हुई थी। अपनी कक्षा के बच्चों से वह 8-9 वर्ष बड़ा था। मेहनत और लगन से वह पढ़ने लगा था। कॉलेज के अध्यापकों के कई निजी कार्य भी वह कर देता था। एक दिन उसने कहा कि ब्रजपाल मास्टर के गांव जाना है, उनके घर से गेहूं का कट्टा लाना है, साइकिल से जाएंगे। वह चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने पूछा, साइकिल कहाँ से लोगे? उसने कहा, मास्टर ब्रजपाल की साइकिल से चलेंगे। ब्रजपाल सिंह त्यागी की हरी साइकिल का नाम सुनते ही मैं रोमांचित हो गया था। मैंने पिताजी से इजाज़त मांगी तो उन्होंने हाँ कर दी थी। अगले रोज़ हम लोग सुबह ही निकल पड़े थे। बरला से देवबंद का कच्चा रास्ता था, जिस पर साइकिल चलाना कठिन हो रहा था। कहीं कहीं तो रेत इतनी ज़्यादा थी कि पैदल भी साइकिल खींचना भारी पड़ रहा था। गोपाली के बाद नाला पार करते ही काली नदी का पाठ शुरू हो गया था। नदी पार करने में भिक्खू राम ने साइकिल कंधे पर उठा ली थी। देवबंद से लगभग 2 मील पक्की सड़क थी, फिर गांव का कच्चा रास्ता था। इसी पक्की सड़क पर आते ही भिक्खू राम ने चलाने के लिए साइकिल मुझे दे दी थी। वह खुद कैरियर पर बैठ गया था। भिक्खू राम का वजन काफ़ी था, फिर भी साइकिल चलाने के जोश में उसके वजन को भूल गया था। धूप चढ़ने से पहले ही हम लोग ब्रजपाल सिंह के गांव पहुंच गए थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो सभी लोग खेतों पर जा चुके थे। घर में सिर्फ औरतें और बच्चे थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद मास्टर ब्रजपाल सिंह के भाई आए। भिक्खू राम को वह अपने साथ अंदर ले गए थे, शायद अनाज की कोठरी में। मैं बाहर चबूतरे पर ही बैठा था। साइकिल चबूतरे के नीचे गली में खड़ी कर दी थी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आए। चबूतरे पर पड़ी चारपाई पर लेटकर कंधे की चादर सिर के नीचे रख ली थी।
वे काफी दुबले पतले थे, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं। उन्होंने किसी को आवाज दी। ब्रजपाल सिंह का भाई बाहर आया। हुक्के पर रखी ठंडी चिलम उतार कर ले जाने लगा तो बुजुर्ग ने पूछा, यो कौन बैठा है? उनका इशारा मेरी ओर था। बड़ला से आया है, ब्रजपाल ने भेजा है, गेहूं लेने आए हैं। एक भीतर है, कट्टे में गेहूं भर रहा है, भाई ने जवाब दिया। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा। बेटे वहाँ क्यों बैठा है? इधर इंघे यहाँ आके चारपाई पे बैठ जा। बाबा जी मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने उत्तर दिया। ना बेटे यहाँ आके बैठ। उनकी जिद पर मैं उठकर चारपाई पर बैठ गया था। पढ़े हैं? बुजुर्ग ने पूछा। जी 10वीं में हूँ, मारा ब्रजपाल पढ़ावे है जी। बूढ़ा चुपचाप हो गया था। बूढ़ा चुप हो गया था। थोड़ी खामोशी के बाद बोला, मारे ब्रजपाल को तो कलेक्ट्री मिल रही थी, वो नहीं माना, अड़ गया। मुझे तो मास्टर ही बनना है, देश में अच्छे मास्टरों की बहुत कमी है। हमने भी कह दिया, जो जी में आए कर ले, यहाँ की फिक्र मत करना। बाप दादों की ज़मीन जायदाद बहुत है, खेती बाड़ी है। मैं उनका एकालाप सुन रहा था। वह बोले जा रहे थे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, जैसे यही दुनिया है, इससे बाहर कुछ नहीं। ब्रजपाल सिंह के भाई ने बाहर आकर कहा, चलो रोटी तैयार है, खा लो। मैंने इनकार कर दिया तो बोले, घर से बिना खाए जाओगे तो बदले में हमारी क्या इजाज़त रह जाएगी। उनके बहुत जोर देने पर आधे मन से उठा। एक अजीब सी मनस्थिति थी। बैठक का दालान पार करते ही खुला आंगन था, जिसके चारों ओर पक्की ईंटों के मकान थे। मकानों के आगे बरामदा था। एक बरामदे में गोबर से लिपे कच्चे फर्श पर पीतल की कलईदार 2 थालियां रखी थी। थालियों के नीचे एक किनारे पर एक बड़ा सा कंकड़ रखा था। थाली में गुड़ अचार था। ब्रजपाल सिंह के भाई ने भिखूराम और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं डरते डरते बैठ गया था। संकोच और भय दोनों एक साथ मेरे पर छाए हुए थे। थाली के नीचे कंकड़ का रहस्य खोला। पतली दाल ने, जो थाली में परोसी जा चुकी थी। पतली दाल पूरी थाली में ना फैल जाए, इसलिए नीचे कंकड़ लगाया गया था। गरम गरम फुलकों की महक नाक से फेफड़ों तक उतर गई थी। इस तरह बैठकर खाना खाने का यह पहला मौका था, वह भी किसी तगा के घर में। वह बहुत प्यार से खिला रहे थे, फिर भी मेरा मन आशंकित था। भिखूराम ने डटकर फुलके खाए थे। मैं ठीक से खा नहीं पा रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर हम लोग बाहर आ गए थे। भिखूराम बुजुर्ग के एकदम पास वाली चारपाई पर बैठ गया था। मैं थोड़ा फासले से खड़ा था। इस बीच एक और व्यक्ति वहां आ गया था। बुजुर्ग ने हुक्के की नली उसकी ओर बढ़ा दी। हुक्के की नली से धुआं खींचते हुए उस व्यक्ति ने हम दोनों के विषय में बुजुर्ग से पूछताछ शुरू कर दी। बड़ला से आए हैं, सुनते ही उसने सवाल दागा था। कौन जात है? उसके सवाल का उत्तर दिया मैंने। चूड़ा जात है। उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला था। चूड़ा? बुजुर्ग ने चारपाई के नीचे पड़ी लाठी उठाकर तड़ से मार दी थी भिखूराम की पीठ पर। हाथ तगड़ा था। भिखूराम बिलबिला गया था। बुजुर्ग के मुंह से अश्लील गालियों की बौछार होने लगी थी। आंखें भयानक लग रही थीं। दुबले पतले शरीर में शैतान उतर आया था। उनके बर्तनों में आदर के साथ बैठकर खाना खाने, चारपाई पर बैठने का दुस्साहस किया था, जो उनकी नज़र में अपराध था। मैं सहमा हुआ चबूतरे से नीचे खड़ा था। बुजुर्ग चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर भीड़ जमा हो गई थी। कई लोगों की राय थी, रस्सी से बांधकर दोनों को पेड़ पर लटका दो। ब्रजपाल सिंह के भाई ने बुजुर्ग को शांत करने की कोशिश की। बुजुर्ग उसे भी गालियां बक रहा था। अतिथि सत्कार का खोखलापन खुल गया था। अतिथि की जाति
ही उसे आदर दिलाती है। वैसे भी आदर पाने का हमें अधिकार ही कहाँ था। मेरी आशंकाएं सच हो गई थी। किसी तरह हम लोग उनके चुंगल से बच गए थे। गेहूं का कट्टा हमें मिल गया था, जिसे लेकर हम लोग गांव से निकल पड़े थे। दोनों चुपचाप थे। कच्चे रास्ते पर साइकिल को खींचना पड़ रहा था। सड़क पर आते ही हम लोग साइकिल पर सवार हो गए थे। भिक्खू राम मुझसे सख्त नाराज था, बल्कि गुस्सा भी जाहिर कर चुका था। उसे शिकायत थी कि इस पूरे बवेले का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे क्या पड़ी थी सच बोलने की। झूठ बोलकर अच्छा खाना मिला, इज्जत मिली, और सच बोलकर लाठी खाई, बेइज्जती हुई। जाति के नाम पर जो खरोच मिली, उन्हें भरने के लिए युग भी कम पड़ेंगे। साइकिल का एक एक पैडल मन भर का लग रहा था। कच्चे रास्ते के बजाय हम लोग देवबंद से सीधे रोहाना, रामपुर, तिराहा, छपार होकर बरला पहुंचने के लिए चल पड़े थे। रास्ता लंबा था, लेकिन पक्की सड़क थी। गेहूं और हम दोनों का वजन भी साइकिल को ढोना था। काली नदी के भावन दरे पुल पर हम लोग सुस्ताने के लिए रुके थे कुछ देर। अभी भिक्खू राम ही साइकिल चला रहा था। पुल से मुझे चलानी थी। भिक्खू राम आगे डंडे पर बैठ गया। सांझ होने में ज़्यादा देर नहीं थी। अंधेरे से पहले हम लोग बरला पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन उस रोज गर्दिश ने अपना रंग दिखाया था। राह चलता एक आदमी हमारी साइकिल से टकरा गया। मैं संभाल नहीं पाया। साइकिल समेत हम गिर पड़े थे। हम दोनों तो बच गए, लेकिन साइकिल के अगले पहिए पर सामने से आती बैलगाड़ी का पहिया उतर गया। साइकिल का रिम और फ्रेम का अगला चिमटा मुड़कर दोहरे हो गए। दुर्घटना जिस तरह हुई, हम ताकते रह गए, विवश खड़े साइकिल को देख रहे थे। आसपास कोई दुकान नहीं थी। एक रिक्शा चालक खाली रिक्शा लेकर आ रहा था। उसमें साइकिल रखी, गेहूं का कट्टा रखा और हम दोनों बैठ गए। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था रिक्शे वाले को देने के लिए। भिक्खू के पास जो थे उसने दे दिए। रिक्शे वाले ने हमें मुजफ्फरनगर के बाजार में साइकिल मरम्मत की दुकान पर छोड़ दिया था। साइकिल की मरम्मत की दुकान पर मिस्त्री ने रिम और चिमटा सीधा कर देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन 2 लोग बैठकर नहीं जा पाओगे कहकर हमारी तकलीफें बढ़ा दी। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिस्त्री को कट्टे में से 5 किलो गेहूं देकर पीछा छुड़ाया था किसी तरह। दोनों की जेबें खाली थी। रात हो गई थी। पैदल गांव पहुंचना मुश्किल था। साइकिल और गेहूं लेकर हम अड्डे की ओर चल दिए। आखिरी बस खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। यह सोचकर आए थे कोई पहचान का मिलेगा तो किराया मांग लेंगे, लेकिन कोई नहीं मिला। भिक्खू राम को याद आ गया। मास्टर वेदपाल त्यागी मास्टरी छोड़कर रोज वेज में क्लर्क हो गया था। वह मुझे वहीं छोड़कर उसे ढूंढने चला गया था। संयोग से वह मिल भी गया था, लेकिन उस बस में जगह नहीं थी। दोनों में से सिर्फ एक को किसी तरह भेजा जा सकता था। भिक्खू राम ने साइकिल और गेहूं बस की छत पर चढ़ा दिए थे और स्वयं बस में चढ़ने लगा था। मैंने उससे पूछा, मैं कैसे आऊँगा? मैं तो जा रहा हूँ, तुम कल सुबह की बस ले आ जाना। कल सुबह की बस से आ जाना। मास्टर वेदपाल दफ्तर में बैठा है, वह सुबह तुम्हें बस में बैठा देगा। भिक्खू राम से जब तक मैं कुछ कहूँ, कंडक्टर ने सीटी बजा दी। बस की घरघराहट में मेरी आवाज़ दबकर रह गई।
बस अड्डे पर मैं अकेला खड़ा रह गया था। आखिरी बस के छूटते ही बस अड्डा सुनसान होने लगा था। मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, न शहर में किसी को पहचानता था। अजीब सांसत में जान फंस गई थी। मैं बस अड्डे के बुकिंग दफ्तर की ओर चल दिया। एक कमरे में झांककर देखा, मास्टर वेदपाल बैठा हिसाब लिख रहा था। त्यागी इंटर कॉलेज में वह मास्टर रह चुका था। मैंने साहस बटोरते हुए कहा, माँ साहब, भिक्खू राम तो चला गया, मैं भी उसी के साथ था। मुझे रुकने का इशारा करके वह अपने हिसाब में लगे रहे। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा उनका इंतज़ार करता रहा। काफ़ी देर बाद वह बाहर आए। चलो, सुबह की पहली बस में बैठा देंगे। मैंने डरते डरते कहा, माँ साहब, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। उन्होंने साथ चलने का इशारा किया। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। खुद को बेहद कमज़ोर और डरा हुआ मान रहा था। वे एक चाय की दुकान में ले गए थे। मुझे एक चाय और बंद मेरे लिए मंगाया था। खुद वह दूध पी रहे थे। उस वक्त चाय और बंद मेरे लिए किसी पकवान से कम नहीं था। भूख लगी थी, लेकिन डर और शहर में अकेले रह जाने की पीड़ा के आगे भूख कमज़ोर पड़ गई थी। छोटे से कमरे में दो चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। खूंटियों पर एक दो कपड़े टंगे थे और कोई सामान वहाँ नहीं था। जाओ, उस चारपाई पर लेट जाओ। सुबह 6 बजे की बस में बैठा दूंगा। 6:30 बजे तक घर पहुँच जाओगे। उसने मुझे आश्वस्त कर दिया था। शायद मेरी घबराहट वह भाग गया था। नंगी चारपाई की रस्सी चुभने का एहसास भी उस वक्त मुझे नहीं था। मास्टर वेदपाल कपड़े बदलकर दूसरी चारपाई पर लेट गया था। अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे, किसी ने आवाज़ लगाई। वेदपाल मास्टर ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक व्यक्ति और स्त्री खड़े थे। वेदपाल ने उन्हें अंदर बुला लिया। स्त्री अंदर आ गई थी। उन्हें देखकर मैं भी उठकर बैठ गया था। स्त्री चुपचाप एक और खड़ी थी। वेदपाल और वह व्यक्ति बाहर बरामदे में कुछ खुसुर-फुसुर कर रहे थे। कुछ देर बाद वेदपाल ने अपनी चारपाई उठाई और बाहर बरामदे में डाल ली। मुझे भी बाहर आने के लिए कहा। रात भर की तो बात है, फर्श पर लेट जाओ। ये लोग अचानक आ गए हैं। मैं बाहर बरामदे में लेट गया था, नंगे फर्श पर। नींद तो कोसों दूर थी, ऊपर से मच्छर बहुत थे। वेदपाल चारपाई पर लेट गया था। वे दोनों अंदर थे। थोड़ी देर बाद ही भीतर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। चारपाई के चरमराने की आवाज़ अलग से आ रही थी। मैं उन आवाज़ों को समझने की कोशिश करने लगा। अजीब सा माहौल बन गया था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया था। वह व्यक्ति कमरे से बाहर आ गया था। वेदपाल की चारपाई पर बैठते हुए बोला, माल बढ़िया है, जा ऐश कर। उसने बीड़ी सुलगा ली थी। वेदपाल कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ें आने लगी थी। मेरी सांस तेज हो गई थी तथा कुछ कुछ समझ में भी आने लगा था। मेरा जिस्म ऐंठने लगा था, लेकिन दम साधे फर्श पर लेटा हुआ था। वे लोग समझ रहे थे जैसे मैं सो गया हूँ। घुटी-घुटी सांसें और जंगली जानवर के स्वर सी खौं-खौं ध्वनि के साथ लयबद्ध चारपाई की चरमराहट स्त्री पुरुषों की खास क्रिया का संकेत कर रही थी, जो मेरे लिए अभी तक रहस्य बनी हुई थी। आवाज़ें थम गई थीं। वेदपाल बाहर आ गया। दोनों अश्लील मजाक कर रहे थे। उस व्यक्ति ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, ये लौंडा कौन है? इसे भी भेज दे यार।
यह भी चख लेगा स्वाद। वे दोनों खिलखिलाकर हंसे थे। मैंने और सांस खींच ली थी। पूरी रात इसी प्रकार बीत गई थी। कभी वेदपाल अंदर तो कभी उसका दोस्त। औरत पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त मैं अंदाज भी नहीं लगा सकता था। कमरे में क्या चल रहा है देख पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि उन दोनों में से एक बाहर रहता था। आज उस स्त्री के बारे में सोचता हूँ तो जी मिचलाने लगता है। किस मजबूरी में आई होगी उनके पास, शौक के लिए या खुशी में। दोनों पुरुषों को समर्पित हो जाना किसी स्त्री का आज भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। सुबह 5 बजे मास्टर वेदपाल मुझे बस अड्डे पर ले आया था। पहली बस में बैठा दिया था। घर पहुंचते ही पिताजी का कोप सहना पड़ा था। भिक्खू राम ने रात ही मैं पूरी कहानी उन्हें सुना दी थी। वेदपाल के कमरे पर बिताई रात ने मुझे काफ़ी दिन परेशान किया। बृजपाल सिंह त्यागी की नई नवेली साइकिल की जो हालत हो गई थी, उसका डर अलग से मन में समाया हुआ था। मैंने भिक्खू राम से कहा था कि मेरा नाम बृजपाल सिंह को ना बताए, वरना वह कक्षा में ही मेरी पिटाई कर देगा। त्यागी इंटर कॉलेज बरला में मास्टर लड़कों को लात घूंसों से पीटते थे। ये लात घूंसे एक अध्यापक नहीं बल्कि किसी बदमाश गुंडे के होते थे। भला गुरुजन अपने शिष्यों को इस निर्दयता से पीट सकते हैं? मुजफ्फरनगर की घटना मेरे मन में हमेशा सवाल बनकर खड़ी रही। 12-13 वर्ष की उम्र का यह अनुभव मेरे लिए पीड़ादायक रहा है। क्षण भर के लिए देखी उस स्त्री की छवि बार बार आंखों के सामने आ जाती है, जिसे 2 भेड़िए रात भर झंझोड़ते रहे। सुबह तक उसमें कुछ बचा भी था या नहीं, यह मेरे लिए हमेशा सवाल ही रहा। बृजपाल सिंह की साइकिल का चिमटा और रिम टूट जाने की चर्चा पूरे इंटर कॉलेज में थी। भिक्खू राम ने मेरा नाम छिपा लिया था। फिर भी बृजपाल सिंह त्यागी को देखते ही मेरी घबराहट बढ़ जाती थी। उनकी कक्षा में भी मैं सहज नहीं हो पाया था। हर समय डर समाया रहता था कि भेद अब खुला। विज्ञान के साथ साथ बृजपाल सिंह हमें गणित भी पढ़ाने लगा था। वार्षिक परीक्षा से पहले हमेशा मैं कहा था, किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो या शंका हो तो बिना हिचक पूछ सकता है, घर में आ सकता है। मैं चाहता हूँ मेरी कक्षा का हर विद्यार्थी अच्छे अंक लाए। मैंने एक दिन स्टाफ रूम में जाकर उनके सामने अपनी समस्या रखी। उस वक्त उन्होंने मुझे टाल दिया। अगले दिन रविवार को घर आने के लिए कहा। रविवार की सुबह मैं किताब कॉपी लेकर उनके घर गया। वे 2 मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल पर रहते थे। मकान उनके जीजा का था, जो नीचे की मंजिल में थे। जब मैं वहां पहुंचा, वे रसोई में अपनी बीवी के साथ कुछ बना रहे थे। मुझे देखते ही बोले, अपनी किताबें सामने मुंडेर पर रख दो। इस कनस्तर में गेहूं है, जरा इन्हें पिसाकर ले आओ, तब तक मैं खाली हो जाऊंगा। चक्की काफ़ी दूर थी, कनस्तर भारी था, चक्की तक ले जाना मुश्किल पड़ रहा था। फिर भी पिसाकर ले आया। जब वापस लौटा तो वे कहीं बाहर जा चुके थे। मैंने उनकी पत्नी से पूछा तो बोली, पता नहीं किंगे अर्थात कहाँ को निकल गए, बता के नहीं गए।
मैं बैठा इंतज़ार करता रहा। उसकी पत्नी काम में लगी थी। जब काफ़ी देर हो गई तो बोली, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, हाँ, गणित के सवाल पूछने थे। वह फिर अपने काम में लगी रही। इंतज़ार करके मैं लौट आया। मन में गहरी कड़वाहट भर गई थी। गेहूं पिसाने के लिए भेजकर खुद खिसक लिए। बेकार समय भी बर्बाद किया। कई रोज मन में एक घुटन सी भरी रही। घर में ऐसा कोई नहीं था जो मदद करता। सुखन सिंह के पास बैठकर उन सवालों के हल निकाले थे। उसके बाद अपने मन को पक्का कर लिया था कि अब ऐसे अध्यापकों के पीछे चक्कर नहीं काटने हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातें मात्र दिखावा थे। अपने निजी कार्य करा लेने में उन्हें संकोच नहीं था, लेकिन जब हमें मदद की ज़रूरत होती थी तो कन्नी काट जाते थे या कोई काम निकल जाता था। किसी न किसी रूप में जाति बीच में आ जाती थी। प्रायोगिक परीक्षाओं में अक्सर कम अंक मिलते थे, जबकि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक आते थे। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।